standard 12th subject, very important subject for any competition exam, political science। आज हम करने जा रहे हैं समकालीन विश्व राजनीति। समकालीन जो अभी अभी की है, ज़्यादा समय नहीं गुजरा है। चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध ये सर्दियों का युद्ध नहीं है। कभी सोचें कि सर्दियों में कोई लड़ाई हुई होगी तो वो शीत युद्ध होगा। इससे पहले हम इतिहास में जाते हैं। इस पूरे संसार में पुराने ज़माने में तो आपस में बहुत लड़ाइयाँ चलती रही, चाहे मुगलों के समय में थी और के समय थी। हर एक देश ने इस चुनौती को सहा है। लेकिन पूरे वर्ल्ड में 2 अभी तक विश्व युद्ध लड़े गए हैं। एक विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक लड़ा गया। पूरे संसार में बहुत क्षति हुई है, सब जानते हैं आप, नुकसान तो लड़ाई में होता है। और दूसरा विश्व युद्ध अचानक 1939 से लेकर 1945 में लड़ा गया। और दूसरे विश्व युद्ध में एक अनोखी घटना घटी। इससे पहले महाभारत है, रामायण है, आप जितनी लड़ाइयाँ देखते हैं वो पैदल सेना के द्वारा, घुड़सवारी के द्वारा, या हाथियों की सेना थी या पैदल सेना थी, उनसे लड़ा गया। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पहली बार अमेरिका ने आणविक शक्ति यानी कि बमों का प्रयोग किया और जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 बम गिराए गए। जबकि संसार के अंदर ऐसा एटमी समझौता था कि बमों का निर्माण नहीं करेंगे, लेकिन वो बमों का निर्माण अमेरिका ने किया और मानवता पर और सभ्य समाज पर उस 2 शहर के अंदर लाखों लोग मारे गए, लाखों अपाहिज हो गए, सिर्फ 1 सेकंड में। आज की बात करें तो लगभग आणविक शक्ति, जिसको हम रासायनिक हथियार कहते हैं, प्रत्येक देश के पास है। उत्तरी कोरिया +2 के विद्यार्थी जानते हैं कि शायद सारी उसके पास एटमी बम है। अब शीत युद्ध का दौर तो बेटे, एक विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, और आप गारंटी करें कि तीसरा विश्व युद्ध यदि अभी तक हुआ नहीं है, यदि होगा तो ये संसार नहीं बचेगा। क्योंकि प्रत्येक देश के पास जो परमाणु बम छोटे छोटे अमेरिका ने गिराए थे, उससे हजारों लाखों करोड़ों गुना बड़े बम हर एक के पास है। हालांकि छोटा सा देश पाकिस्तान हमारे पड़ोस में, लेकिन परमाणु बम से सुसज्जित है। शीत युद्ध की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुई, यानी कि 1945 के बाद आपने देखा कि जैसे यूएनओ बना, संयुक्त राष्ट्र संघ बना कि लड़ाई नहीं करेंगे, आपस के मसले आपस में सुलझाएंगे। इस प्रकार के जैसे गांव में पंचायत होती है। इसका अर्थ क्या है कि अमेरिका एवं सोवियत गुट के बीच व्यापक कटु संबंध जो तनाव व भय पर आधारित थे। शीत युद्ध का अर्थ है कि आपस में आमने सामने सेनाएं नहीं लड़ रही थी, बल्कि अमेरिका छोटे छोटे देशों पर कब्जा कर रहा था और सोवियत गुट का जहां दांव चल रहा था तो ये भी छोटे छोटे देशों पर या बड़े देशों में दखल दे रहा था। यानी कि अमेरिका भी विस्तारवादी नीति पर आ गया और सोवियत संघ भी विस्तारवादी नीति पर आ गया। और ये जो रासायनिक एटमी हथियार थे, यदि अमेरिका मान लो कि मिसाइल 500 किलोमीटर दूर जाने वाली बनाता तो अगले दिन सोवियत संघ 500 किलोमीटर उस मिसाइल को रोकने के लिए मिसाइल बना देता। तो ये आपस के अंदर सोवियत और अमेरिकी गुट एक को पूंजीवाद, यानी कि पूंजीवादी देश थे जो इंडस्ट्री में हथियारों को बेचने में विश्वास करते थे, वो अमेरिका के साथ आ मिले। और जो साम्यवादी थे, समाजवाद के पक्षधर थे, उस प्रकार के बहुत से देश सोवियत संघ के साथ जुड़े गए। यानी कि संसार में एक किस्म से डायरेक्ट युद्ध नहीं हो रहा था, तनाव था, जिसको आप हरियाणवी भाषा में एक दूसरे की चुगली करना, भड़काना कह सकते हैं। शीत युद्ध के दौरान दोनों गुट विश्व पर अपना प्रभाव जमाने के लिए प्रतिनिधित्व रहे। यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका चाहता था कि इस संसार में ज़्यादा से ज़्यादा देशों में उसके हथियार बिके, ज़्यादा से ज़्यादा देशों में उसका प्रभाव बढ़े, और यही काम सोवियत संघ चाहता था कि यह ज़्यादा से ज़्यादा देशों में, दोनों में हथियारों की होड़ थी कि वो बढ़े। अमेरिका ने 1949 में नाटो की स्थापना की, अपने कुछ गुट बनाए। उसके जवाब में सोवियत संघ ने
वार्सा पैक्ट की स्थापना की, यानी किसी प्रकार के अपने अपने गुट बना लिए। अमेरिका ने सीटो तथा सेंटो जैसे संगठन बना दिए, कई देश उसमें शामिल कर लिए, उनकी सहायता की जैसे भी। अब चर्चा हम करेंगे भारत जैसे विकासशील देश। संसार में दो प्रकार के देश हैं, एक तो विकसित देश है जिन्होंने अपना विकास कर लिया है, यूरोपीय कंट्री जैसे अमेरिका लगाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, ये इस प्रकार के देश हैं कि बहुत धनहाट देश है, और जो खासतौर पर 19वीं शताब्दी में उपनिवेशों से आज़ाद हुए, जिसमें भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, अफ्रीकी, इस प्रकार के बहुत से देश हैं जो विकासशील यानी कि विकसित नहीं हुए हैं, अभी भी उनका विकास होने जा रहा है। अभी भी गरीबी है इन देशों में, इनको वर्ल्ड में तीसरी दुनिया के देश कहा जाता है, यानी कि सबसे गरीब लोग रहते हैं तो तीसरी दुनिया के देश में रहते हैं। तो इन विकासशील देशों ने क्या किया कि अलग से गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की। इन्होंने कहा कि ये दोनों ही शेर हैं, इनके साथ जाएंगे तो खामखा हम मारे जाएंगे, यानी हमारा कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए इन देशों में 15, 20, 30, 40, 50 थे, इन्होंने मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की। गुट निरपेक्ष का मतलब ये जो विकासशील देश थे कि आपस में हम व्यापार करेंगे, आपस में शिक्षा के बारे में विचार करेंगे, किसी के पास मेडिसिन किस देश में कम है तो वो भेजेंगे, एग्रीकल्चर की नई नई पद्धतियाँ अपनाएंगे, एग्रीकल्चर में मशीनरी का यूज पैदा करेंगे। तो इस प्रकार की पॉलिसियों के लिए इन्होंने अपना एक गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की कि हम दोनों गुटों में नहीं रहेंगे, क्योंकि वो तो पूंजीवादी देश हैं इतने बड़े, उनका तो कुछ बिगड़ना ही नहीं। एक पे आते हैं विकासशील देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की। मैंने जैसे कहा कि विकासशील देश थे, 50-40 थे, इन्होंने अपनी आर्थिक व्यवस्था की, एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक दूसरे से व्यापार करेंगे, कम टैक्सेस में, कम लागत में हम आपस में गुट निरपेक्ष आंदोलन के तहत व्यापार करेंगे, दोनों ही गुट से दूर रहेंगे। गुट निरपेक्ष व अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था दो द्रव्य विश्व के लिए चुनौती के सामने आई, यानी कि जब 50-60 देश थे जिन्होंने गुट निरपेक्षता को अपना लिया, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को बना लिया, कि इन दोनों के झगड़े में, जो कि झगड़ा डायरेक्ट नहीं था, इनडायरेक्ट था, हम नहीं पड़ेंगे, तो एक चुनौती बन गया। किसके सामने? अमेरिका के सामने भी और साम्यवादी सोवियत के सामने। अगर इस शीत युद्ध के दौरान भारत ने विकासशील देशों को दोनों गुटों से दूर रहने को कहा, हालांकि भारत की महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू और आज तक नीति रही है कि किसी भी देश पर आक्रमण ना किया जाए, और जो इस प्रकार के गुट हैं यानी कि पूंजीवादी साम्यवादी गुट है उनसे दूर रहा जाए। 1991 में उदारवाद नरसिम्हा राव लेकर आए थे, उससे पहले भारत पूरी तरह एक स्वतंत्र, सार्वभौमता संपन्न और अपनी विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय नीति और अपने गृह नीति को खुद निश्चित करता है, किसी गुट के अंदर शामिल होकर नहीं करता। अब चर्चा करते हैं कि वो शीत युद्ध क्या चल रहा है। तो बेटे आपको बता दें कि 1991 में जो रूस भारत का कभी मित्र होता था, जिसको सोवियत संघ कहते हैं, सोवियत संघ एक बहुत बड़ा देश था, तो उसके कम से कम 6-7 टुकड़े हो गए। जैसे भारत से पाकिस्तान निकल गया, पुराने ज़माने की बात करें तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान एक प्रकार का क्षेत्रफल होता था, भारत उसमें सबसे बड़ा था, और भारत से पाकिस्तान निकला, भारत से बांग्लादेश बना। तो सोवियत संघ क्या था कि इसका विघटन होने के बाद में जो 6-7 स्वतंत्र देश थे वो इससे अलग हो गए, और आज वर्तमान में 2020 में सोवियत संघ और अमेरिका में 1991 के बाद किसी प्रकार का शीत युद्ध नहीं, क्योंकि 1991 से लेकर लगभग 2010 तक एक छत्र राज अमेरिका का रहा, क्योंकि अमेरिका संसार की सबसे सुपर पावर है, सबसे धनाढ़ देश है। कोई ऐसा देश नहीं होगा, कम से कम 150 देशों को उसने कर्ज दे रखा है। लेकिन वर्तमान में हमारा पड़ोसी देश जिस प्रकार चीन, जिसको चाइना बोलते हैं, वो भारत के ऊपर भी हमला करने की कोशिश कर रहा है, और चाइना भी विश्व बाजार में लगभग देशों में अपने व्यापार को फैला चुका है। तो आज वर्तमान में 2 महाशक्ति है, एक चाइना और प्लस अमेरिका, और वो शीत युद्ध अमेरिका और चीन में दोबारा स्टार्ट 2020 में, और खासतौर पर कोरोना पीरियड के बाद
स्टार्ट हो गया है। थैंक यू ऑल।